हेलो स्टूडेंट, वाइस प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिडली वेरिड फ्लो के बारे में। किसके बारे में? रैपिडली वेरिड फ्लो। अगर हम रैपिडली वेरिड फ्लो की बात करते हैं तो ये कैसा है? स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। रैपिडली वेरिड फ्लो ये कैसा है हमारा? ये आपका स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं ये, तो बेसिकली ये दो तरह का होगा। एक होगा हाइड्रोलिक जंप और एक होगा हाइड्रोलिक ड्रॉप। हाइड्रोलिक जंप और हाइड्रोलिक ड्रॉप हम आगे डिटेल्स में देखेंगे कि क्या होता है हाइड्रोलिक जंप और क्या होता है हाइड्रोलिक ड्रॉप। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। बेसिकली हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है कि सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम जो होता है सब क्रिटिकल स्ट्रीम को मिलता है विद द सफिशिएंट डेप्थ। क्या बोलता है? ऑकर्स व्हेन ए सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम या सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम meets a subcritical stream of sufficient depth of sufficient depth। क्लियर है? समझिएगा मेरी बात को गौर से। अब देखिए देखिए क्या हो रहा है। क्या हमारा होता क्या है? हमारा सुपर क्रिटिकल जो डेप्थ है हमारा, देखो यहाँ बोर्ड पे क्या हमारा सुपर क्रिटिकल डेप्थ जो है हमारा, जब ये अपने ऑल्टरनेट डेप्थ को मीट करना चाहता है, किसको? ऑल्टरनेट डेप्थ को मीट करना चाहेगा। और फ्लो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ एडीज और टर्बुलेंस और द रोलर्स। कंसिडरेबल loss of energy takes place, or we can say that whenever this supercritical stream meets its alternate depth, then it generates considerable disturbances. Then it generates considerable disturbances in the form of large scale eddies or a reverse roller। ठीक है ना? विद द रिवर्स रोलर। अब होता क्या है कि आपका जब लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि E1 इज इक्वल टू ई टी, मतलब Y1 का अगर Y2 अल्टरनेट डेप्थ है तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा था। जैसे ही लॉस ऑफ एनर्जी हुआ तो Y1 अपने अल्टरनेट डेप्थ को मीट नहीं करेगा, अल्टरनेट डेप्थ से थोड़ा सा पहले, तो उससे थोड़ा छोटा। अगर Y1 का अल्टरनेट डेप्थ Y1 डैश है तो वो Y1 डैश को मीट नहीं करेगा, बिकॉज वाइल डूइंग सो इट हैज अंडरगोन सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी in the form of disturbances, eddies और rollers। तो क्या होता है? रिवर्स रोलर होता है हमारा बिफोर इट रीचेज इट्स अल्टरनेट डेप्थ। वो अल्टरनेट डेप्थ से क्या होता है? थोड़ा सा कम हाइट पे जाकर मीट करता है। तो उस हाइट को बोलते हैं, इस हाइट का क्या, इस डेप्थ का क्या? सिक्वेंट डेप्थ और कंजुगेट डेप्थ। क्या बोलते हैं? सिक्वेंट डेप्थ और कंजुगेट डेप्थ। So it's not reaching its alternate depth, it's reaching its depth which is lesser than what? Alternate depth, and that depth for which both upstream and downstream has same specific force। अभी तक हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी पढ़े हैं, स्पेसिफिक फोर्स बताए भी हैं प्रीवियस क्लासेज में क्या होता है हमारा। ठीक है ना? तो वो क्या होता है हमारा कि वो हमारा होता है कंजुगेट डेप्थ और आपका सिक्वेंट डेप्थ। ठीक है ना? अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जहां से जंप स्टार्ट होता है, जंप जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टो ऑफ द जंप। क्या बोलते हैं? टो ऑफ द जंप। क्लियर है ना? बेसिकली आपका जब आपका हाइड्रोलिक जंप होगा
तो ऑब्वियसली सी बात है वाटर सरफेस एलिवेशन में स्टीप चेंज आता है। वाटर सरफेस एलिवेशन में क्या आता है? स्टीप चेंज आता है। और रिवर्स फ्लो ऑफ रोलर होता है हमारा एक तरह से, ठीक है ना। रिवर्स फ्लो क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ रोलर। तो जब वाइल डूइंग सो तो वो क्या करता है कि एयर से एटमॉस्फेयर से सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को इंट्रेन करता है, अपने तरफ लेता है, और साथ साथ वाइट और चॉपी और फ्रॉथी अपीयरेंस देता है। क्या देता है? वाइट चॉपी और फ्रॉथी अपीयरेंस देता है। देखिए कैसे देता है वाइट चॉपी और फ्रॉथी अपीयरेंस। देखिए यही है ना, दिख रहा है ना। दिस इज व्हाट वाइट चॉपी एंड फ्रॉथी अपीयरेंस देता है। सो ये दिख रहा है ना। ये देखिए रिवर्स रोलर है और क्या है, वाइट फ्रॉथी चॉपी अपीयरेंस है हमारा। सो बेसिकली क्या हुआ, सो बेसिकली क्या हुआ हमारा कि वेन एवर दिस टेक्स प्लेस रिवर्स रोलर और स्टीप चेंजिंग वाटर सरफेस एलिवेशन, तो क्या होता है हमारा क्या होता है हमारा कि जो वाइल डूइंग सो इट इंट्रेंस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर। क्या करता है वो? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर अपने पास लेता है, और सरफेस के पास क्या होता है? वाइट चॉपी और फ्रॉथी अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। सो जब ये होता है हमारा तो जो रोलर है आपका या जो जंप है वो अपने पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। क्या करता है? ऑसिलेट करता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। और जो सरफेस हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनइवन हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा, एडीज हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा हमारा? एडीज हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना? जैसे ही रोलर के आप आगे जाइएगा फिर से वाटर सरफेस क्या हो जाएगा? लेवल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लेवल हो जाएगा। तो जहां वाटर सरफेस आपका अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है हमारा? लेवल हो रहा है या लेवल होना स्टार्ट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एंड ऑफ जंप। क्या बोलते हैं? एंड ऑफ जंप। क्या बोलते हैं? एंड ऑफ जंप। और जहां से स्टार्ट हो रहा था वहां से टो ऑफ द जंप। इस टो ऑफ द जंप और एंड ऑफ द जंप के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ द जंप। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द जंप। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब जंप होता है हमारा तो ऑब्वियसली सी बात है व्हेन जंप टेक्स प्लेस इनिशियल डेप्थ ऑफ द सुपर क्रिटिकल क्या हमारा y1 है। क्या है? y1 है। और सब क्रिटिकल का फाइनल डेप्थ क्या है? y2 है। ये जो y2 है हमारा, ये y1 के ऑल्टरनेट डेप्थ से हर समय क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है हमारा? लॉस हो रहा है। और इसी y1 y2 को बोलते हैं क्या हम लोग? कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ। अब बात करते हैं क्या क्या हमारा क्या है, क्या क्या हमारा हाइड्रोलिक जंप का क्या क्या हमारा एप्लीकेशन है। अगर आप बात करते हैं हाइड्रोलिक जंप के एप्लीकेशन का, तो ये हमें कहाँ कहाँ यूज होता है? एनर्जी डिसिपेटर के तौर पे यूज होता है। किसके तौर पे यूज होता है? एनर्जी डिसिपेटर के तौर पे यूज होता है। क्लियर है ना? साथ साथ कहाँ यूज होता है हमारा? फ्लो मेजरमेंट में भी यूज होता है हमारा। इवन साथ साथ केमिकल्स को मिक्स करना है वहाँ भी यूज होगा हमारा। केमिकल्स को मिक्स करना है हमारा, क्या होगा? वहाँ भी यूज होगा हमारा। और केमिकल प्रोसेस में अगर आपको इंटेंस मिक्सिंग करना है या गैस को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ भी होगा हमारा। सो वी कैन से दैट हेल्प्स इन इंटेंस मिक्सिंग एंड गैस ट्रांसफ़र। क्लियर है ना? साथ साथ सी वाटर का डीसैलिनेशन करना है वहाँ भी यूज होता है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी यूज करते हैं हमारा। साथ साथ मोर और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको किसी स्ट्रीम को एरेट करना है, अगर वो आपका पॉल्यूट हो गया कोई भी स्ट्रीम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिस्पोज करने से, तो वहाँ भी आपको एरेशन करना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? हाइड्रोलिक जंप। क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जंप। क्लियर है ना?
विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जंप। अब बात करते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन जो है हमारा क्या क्या होता है हाइड्रोलिक जंप में। अब आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या पता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेज जो होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेज क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। क्या होता है, रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। क्लियर है। सो ऑब्वियसली सी बात है, इधर P1 है उधर क्या है P2 है। कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम बता चुके हैं क्या होता है। ये P1 है, उधर से क्या हमारा P2 है। सो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंजिंग एंगुलर मोमेंट, रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम, रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। साथ साथ यहाँ हम एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ड्रैग फोर्स भी Fs। क्या है हमारा, ड्रैग फोर्स है क्या हमारा Fs, जो बाउंड्री पे लग रहा है विद इन द कंट्रोल सेक्शन। तो अगर आप Fs लेके चल रहे हैं तो माइनस Fs भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रो, अगर हम मोमेंटम फ्लक्स लेके चल रहे हैं तो वो हो जाएगा बीटा 1 रो क्यू V1 माइनस बीटा 2 रो क्यू V2। बीटा क्यू रो क्यू V2 होता है, ये FM में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम क्लियर है। सो बेसिकली वी कैन से डैट कि अगर आप 1 2 लेके चल रहे हैं तो बेसिकली वी कैन से डैट कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मतलब कहने का कि 1 जो है हमारा वो क्या है, हमारा मोमेंटम फ्लक्स है हमारा, जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा है। और वो और 2 क्या है, फ्लक्स, मोमेंटम फ्लक्स है जो कंट्रोल वॉल्यूम के कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। क्लियर है ना, इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और अगर हम P1 और P2 की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, P1 और P2 की बात करते हैं, तो आपको पता है कि अगर अब ये तो हमारा क्या है, स्लोप पे है। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, P1 हमारा रो, अरे भाई रो क्यू, सॉरी P1 क्या हो जाएगा हमारा, बताए थे गामा ए y1 बार कॉस थीटा, गामा ए y1 बार कॉस थीटा। y1 बार क्या होता है हमारा, सेंटर वाइड, क्या होता है हमारा सेंटर वाइड। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एज्यूम कर रहे हैं यहाँ, वाटर सरफेस से बिलो सेंटर वाइड हमारा। क्लियर है ना। अब इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे। सो क्या लेके करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि यहाँ जो हमारा चैनल बेड स्लोप पे था, अगर चैनल बेड हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। सो एज्यूमिंग द चैनल बेड टू बी हॉरिजॉन्टल, टू बी हॉरिजॉन्टल। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो सब कुछ क्या हो जाएगा हमारा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू M1 माइनस M2। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को भी क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। एफ को भी क्या मान रहे हैं, साथ साथ जीरो लिख लीजिए। एफ को भी क्या क्या मान रहे हैं, जीरो। तो कॉस 0 1 होता है हमारा। और बीटा B1 को भी क्या मान रहे हैं हम लोग, मोमेंटम फ्लक्स को भी क्या मान रहे हैं, जीरो, सॉरी 1, क्या मान रहे हैं 1। P1 क्या होगा 1/2 गामा, अगर यूनिट विड्थ मान रहे हो तो y1 स्क्वायर माइनस 1/2 गामा y2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, ऑलरेडी एफ में पढ़ा चुके हैं। यूनिट विड्थ मान रहे हैं तो m क्या होता है, m होता है हमारा रो बीटा रो क्यू वी, रो क्यू वी। बीटा 1 है तो क्या हो जाएगा, रो क्यू वी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, रो क्यू वी। तो ये क्या हो गया, रो क्यू V1 माइनस V2, रो क्यू V1 माइनस V2। समझिएगा मेरी बात ध्यान से।
अगर मैं डिस्चार्ज पर यूनिट ले रहा हूं हमारा, तो ऑब्वियसली सी बात है गामा इज इक्वल टू रो जी, जी जी कैंसल, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/g क्यू v1 माइनस v2। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है ये चीज? टू बोलो ना। गामा इज इक्वल टू रो जी ले लिए, रो कैंसिल कर दिए, जी नीचे आ गया। क्लियर हुआ? हाँ, साथ साथ देखो, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो Q अपॉन B इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू Y1 V1 इज इक्वल टू Y2 V2। क्लियर है? हाँ, तो V1 का जगह पे Q अपॉन Y1 और Q अपॉन Y2 लिख सकते हैं। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, तो अगर यूनिट विड्थ है तो Q के जगह पे स्मॉल q भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए और भी बात है, क्योंकि ये जो P1 होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, गामा ए Y1 बार, A1 क्या है, B1 इंटू वाई, इधर का B कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, स्मॉल q। क्लियर है ना? इधर एरिया एरिया शॉर्टकट मार रहे, देखो ऐसा दिमाग लगाओ, गामा B इंटू वाई इंटू वाई1 इंटू वाई1 बार, तो B इधर जो था कहाँ आ गया, इधर आ गया, ये क्या होता है हमारा, स्मॉल q। तो 2/g q, और V1 की जगह पे Q अपॉन Y1 माइनस Q अपॉन Y2। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा, इक्वेशन क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा, 2q² बाई जी, क्यू क्यू कॉमन ले लिए, आ गया 2q² बाई जी। हमने क्या किया, 2q² बाई जी कॉमन ले लिया, 1/y2 माइनस y1, y1 y2 वहाँ चला गया, y2 माइनस y1, y1 y2 वहाँ चला गया ना हमारा। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया हमारा, 2q² बाई जी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन y1 y2, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। तो 2q² बाई जी इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्लियर है? हाँ, 2q² अपॉन जी हमारा क्या होता है, yc³ भी होता है, क्रिटिकल डेप्थ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग 1/2, 2 उधर चला गया। क्लियर है ना? अब y2 अब 1/2 y2 बाई y1 के टर्म में लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, y2 बाई y1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 प्लस y2 बाई y1 इज इक्वल टू, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, q² अपॉन 8y1 क्यूब। इसको इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, बोलिए। 1/2 y2 अपॉन y1, देखो ना हम वहाँ y1 कॉमन ले लिए हैं, देखो ध्यान से, 2q² बाई जी, y1 कॉमन लोगे, y1 स्क्वायर y2, ओहो, 1 प्लस y1 स्क्वायर y2, y1 कॉमन, y2 बाई y1 लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो वही तो कहानी किए हैं यार। तो अब क्या करेंगे, 2q² बाई 16 ले लो यहाँ, तो इसको सॉल्व करो ना, इसको y2 बाई y1, तो y1 प्लस y2 y1 स्क्वायर 2 4, इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो एक बार, देखो कितना आ रहा है, ये 1/g है जी,
जी वाई वन क्यू जी आ तो गया देखो, 1/2 यही तो आएगा, चेक करो ऊपर से, ये और ये इक्वेशन सेम है। 2q² बाई जी, y1 y2 उधर चला गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब ये y1 y2/y1 का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या हो गया हमारा, y2/y1 का क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा, क्लियर है ना। आप चाहिएगा तो इसको y1/y2 के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और y2/y1 के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है ना। हाँ, क्लियर है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा y1/y2, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 माइनस वन प्लस क्या हुआ, -1 + 1 + 8f² ठीक है। या इसको y2/y1 के फॉर्म में लिखिएगा तो 1/2 -1 + 1 + 8f1², ध्यान रखिएगा यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या एज्यूम किए, यहाँ हम लोग एज्यूम किए थे कि आपका हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शनलेस है रेक्टेंगुलर चैनल, क्या है हमारा, फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल है, क्लियर है। साथ साथ इसको बोलते हैं बिलैंगर मोमेंटम इक्वेशन, क्या बोलते हैं, बिलैंगर मोमेंटम इक्वेशन, क्लियर है ना, क्या बोलते हैं, बिलैंगर मोमेंटम इक्वेशन। यही अगर आप हाई वैल्यू ऑफ F1 रखते हैं, फ्राउड नंबर V अपॉन क्या होता है, अंडर GY1 होता है हमारा, तो अगर आप हाई वैल्यू रखते हैं, अगर आपका वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, हाई वैल्यूज ऑफ F1 होता है, अगर आपका फ्राउड नंबर आपका बहुत ज़्यादा है, जैसे F1 अगर आपका 8 से ज़्यादा है तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, y2/y1 क्या होता है, 1.41 टाइम्स होता है F1 का, क्या होता है y2/y1 1.41 टाइम्स होता है किसका, F1 का, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, साथ साथ अब पूछता है क्या, एनर्जी लॉस, क्या पूछता है एनर्जी लॉस। सो एनर्जी लॉस कुछ नहीं, EL क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 y1 + V1² बाई 2g माइनस y2 माइनस V2² बाई 2g, क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली से बात है, V के जगह पे हम लिख सकते हैं y1 + q² / y1² 2g माइनस y2 माइनस q² / y2² × 2g, लिख सकते हैं, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स है, तो ये आता है y2 माइनस y1 का होल क्यूब 4y1y2, क्लियर है, 4y1y2, सॉल्व कीजिएगा तो क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा क्या, रिलेटिव एनर्जी लॉस, क्या आता है, रिलेटिव एनर्जी लॉस, EL विथ रिस्पेक्ट टू E1, विथ रिस्पेक्ट टू E1, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका EL क्या है, y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1y2, और E1 क्या है, y1 + q²/2g y1², कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं y2/y1 का होल क्यूब, y2/y1 का -1 का होल क्यूब अपॉन, नीचे भी y2/y1 ले लिए हमारा, क्लियर है ना, तो ये क्या हो गया 4y2/y1, तो यहाँ y1³ लिए तो नीचे भी ले लोगे, हम क्या करेंगे, नीचे भी ले लेंगे हम लोग EL/E1, ठीक है ना, EL/ या, क्लियर है कि नहीं, या एक काम करो ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है ना। सो क्या करो, डायरेक्ट सॉल्व करो, इसको क्या करो, डायरेक्ट सॉल्व करो, क्लियर है। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, अगर इसको फ्राउड नंबर में लिखना है, फ्राउड नंबर क्या होता है, V/√GY,
एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी वाई। हाँ, तो ये जो हम लिखे हैं ये लिख सकते हैं ऐसे भी, वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी। हाँ बोलो, ये टू यहाँ लगा है, ये टू यहाँ लगा है, तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी क्या आ गया हमारा, एफ स्क्वायर इंटू वाई बाई टू, ये आ गया। वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी होता है, बोलो ना। तो वी अपॉन अंडर रूट जी वाई है, तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी क्या हो गया हमारा, एफ स्क्वायर वाई बाई टू नहीं हो गया। इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, एफ के टर्म में आ सकता है हमारा, किसे टर्म में आएगा हमारा, एफ के टर्म में आ सकता है हमारा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये तो आपसे कभी पूछेगा नहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूछेगा जनरली आपका ईएससी के कन्वेंशनल में आ सकता है, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, और ये उसी को आपको प्रोसीड करना आगे। तो ये होता है माइनस थ्री प्लस वन प्लस एट एफ वन स्क्वायर, वन प्लस एट एफ वन स्क्वायर का होल क्यूब, एट टू प्लस एट एफ वन स्क्वायर माइनस वन प्लस एट एफ वन स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, क्या करना होगा, याद करना होगा। क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।